गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 13 महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट का पार्ट 2 करेंगे, जो स्टार्ट होता है पेज नंबर 355 से। द सोल्ट सत्याग्रह केस स्टडी। इसमें सबसे पहले बताया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद जब गांधी जी को जेल हो गई थी 6 साल की, तो उनको 2 साल बाद रिलीज़ कर दिया गया था। और उसके बाद गांधी जी ने पॉलिटिक्स में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाई। 5-6 साल तक ये सोशल रिफॉर्म्स में ही लगे रहे, जैसे अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, हरिजन थे, उनके राइट्स की बात करते रहे। फिर 1928 में इन्होंने सोचा कि अब मेरे को पॉलिटिक्स में एंट्री करनी चाहिए। 1928 वो ईयर था जब इंडिया के अंदर साइमन कमीशन आया था, उसका ज़ोर शोर से विरोध चल रहा था। गांधी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था डायरेक्टली, सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स दी थी। इसमें जो मेन लीडर थे लाला लाजपत राय जी थे, और इनको प्रोटेस्ट के दौरान जो है लाठियां भी लगी थी, उनकी डेथ हो गई थी उन्हीं लाठियों की वजह से, चोटों की वजह से। और फिर उसके बाद इन्हीं का बदला लेने के लिए सैंडर्स को गोली मारी गई थी, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो इस मूवमेंट को गांधी जी ने सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स दी थी। और इसी तरीके से एक पहले मूवमेंट हुआ था बारदौली सत्याग्रह पीजेंट्स का, उसको भी गांधी जी ने सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स दी थी। उसमें जो मेन लीडर थे कांग्रेस के, वो आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल जी थे, जिन्होंने काफ़ी मेन रोल प्ले किया था उसमें। क्योंकि लोगों से वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था, तो इन्होंने लोगों को मोबिलाइज़ किया कि आपको टैक्स पे करने से मना करना है। और पूरी मैनेजमेंट करी कि जैसे ही वो अंग्रेज़ जो हैं आएंगे गांव में, सभी लोग अपने घरों में घुस जाना, ताले लगा लेना, अपने एनिमल्स को भी अंदर ले जाना। और इन्होंने अपने यंग बॉयज़ को, जो वॉलंटियर थे, उनको भी रास्तों में अपॉइंट कर देते थे, वो खबर भेज देते थे कि अंग्रेज़ आने वाले हैं। तो काफ़ी स्ट्रगल के बाद जो है लास्ट में अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा था, उनके टैक्स वगैरह माफ़ करने पड़े थे। तो ये सारा जो है मैनेजमेंट लाला लाजपत राय जी, सरदार पटेल जी ने ही किया था। फिर इसमें आगे लिखा कि जब 1929 थी ईयर, उसके लास्ट मंथ में दिसंबर में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था लाहौर में। और ये मीटिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट थी 2 चीज़ों के लिए। एक तो इसमें जो है नेहरू को इलेक्ट किया गया था एज प्रेसिडेंट। नेहरू उस टाइम जो है बहुत जवान थे, तो ये इस बात को सिग्निफाई करता है कि जब कांग्रेस की जो कमांड है वो अब यूथ के हाथों में आ गई है। इसका दूसरा मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी इस सेशन की कि इसमें इन्होंने, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना गोल निर्धारित किया था। इससे पहले वो सिर्फ अपनी डिमांड्स रखते थे, कुछ रिफॉर्म्स वगैरह रखते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था दिसंबर 1929 में कि कांग्रेस ने बोला कि अब हम पूर्ण स्वराज के लिए ही अपने आगे की एक्टिविटीज़ करेंगे। और उसी के तहत इन्होंने डिसाइड किया था कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ये एक तरीके का जैसे मॉक इंडिपेंडेंस डे होगा, हम झंडे लहराएंगे, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स वगैरह गाएंगे, डांस करेंगे, भारत माता की जय, अंग्रेज छोड़ के चले गए, मज़े आ गए, फुल्ली जो है कि हम ऐसे इसको मनाएंगे कि हम जो है आज़ाद हो गए हैं। तो फिर उसके बाद गांधी जी ने खुद अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन इशू किए थे कि किस तरीके से इसको हम आगे सेलिब्रेट करेंगे। कि इन्होंने बोला था कि इसी तरीके के सेलिब्रेशन जो हैं गांव में किए जाएंगे, जैसे झंडा लहराना और देशभक्ति के गीत गाना, और मीटिंग्स वगैरह होंगी। और इसके सेलिब्रेशन के लिए जो घोषणा कराएंगे वो अपने इंडियन ट्रेडिशनल तरीके से कराएंगे, जैसे उसमें ढोलक बजा के आप कोई भी अनाउंस करते हो, जैसे पुराने ज़मानों में करते थे, सुनो सुनो सुनो, ऐसे ढोल बजा के। तो इस तरीके से बोले कि हम ट्रेडिशनल तरीके से इसकी अनाउंसमेंट कराएंगे, मीटिंग्स वगैरह की। और जो सेलिब्रेशन है उसकी बिगनिंग होगी, पहले हम राष्ट्रीय झंडा लहराएंगे, फिर उसके बाद पैट्रियोटिक सॉन्ग्स वगैरह गाने के बाद पूरा दिन जो है हम स्पिनिंग वगैरह में, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में बिताएंगे, स्पिनिंग करेंगे या अनटचेबल्स की सेवा करेंगे, और हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी के लिए भी थोड़े से एफर्ट्स करेंगे, और प्रोहिबिशन वर्क भी करेंगे। प्रोहिबिशन वर्क में आता है जैसे जो बुरी आदतें जैसे अल्कोहल वगैरह की हैं, वो लोगों को मोटिवेट करेंगे कि इसको छोड़ दें। और गांधी ने ये भी बोला कि अगर हो सका तो ये सारी चीज़ें ही एक साथ हम कर लेंगे, मतलब तरह तरह के डिफरेंट वॉलंटियर्स को डिफरेंट कामों में लगा देंगे। और जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में, वो सारे एक शपथ लेंगे, प्लेज लेंगे
कि आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमारा जो संघर्ष का जो फ्रूट्स हैं, जो फल है, उसको हमसे कोई छीन नहीं सकता। और गवर्नमेंट हमें अपने इन अधिकारों से अगर वंचित करती है तो हमें अधिकार है कि हम उस सरकार को जो है अबोलिश कर दें। तो उसके बाद जो है अब मैं तुम्हें बताती हूँ आगे क्या हुआ था। तो इन्होंने सारी प्लानिंग कर ली थी और जब जैसे इनके सेलिब्रेशन वगैरह स्टार्ट हुए थे, झंडे लहरा के गाने वाने गा रहे थे, भारत माता की जय बोल रहे थे, अंग्रेजों ने इनको पकड़ के जेल में डाल दिया था। और यही कारण है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था, जबकि वो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। फिर भी उन्होंने 2 महीने वेट किया कि हम 26 जनवरी को इसको लागू करेंगे और हर साल 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो जो 30 जनवरी वो जो 26 जनवरी 1930 जो हमने सेलिब्रेट की थी और अंग्रेज़ों ने हमें पीट के जेल में डाल दिया था, ये एक तरीके का हमारा वो असर्टिव एक्शन होगा कि हमने जो है उसी दिन को हम हमेशा सेलिब्रेट करेंगे। आगे इसमें दे रखा 3.1 करके दांडी। दांडी एक जगह है गुजरात में, समुद्र के तट के पास। आप लोगों को पता होगा कि गांधी जी साबरमती आश्रम से चल के वहाँ तक गए थे नमक कानून तोड़ने के लिए, तो इसको फिर दांडी मार्च के नाम से जाना जाता था। तो जब ये सेलिब्रेशंस ख़त्म हो गए थे, जेल जाल में डाल दिए थे यंग लीडर्स जो सेलिब्रेट कर रहे थे, तो फिर उसके बाद तुरंत गांधी ने अनाउंस किया था कि वो एक दांडी मार्च के लिए जाएंगे, वहाँ पे नमक कानून को तोड़ेंगे। नमक कानून जो था उस टाइम का, उसने स्टेट को मतलब गवर्नमेंट को, अंग्रेज़ों को मोनोपोली दे रखी थी। मोनोपोली होती है एकाधिकार की, सॉल्ट जो है आप ही बनाएंगे, वो अंग्रेज़ ही उसको बेचेंगे और सारा प्रॉफिट वही कमाएंगे। अगर नेचुरली सॉल्ट पड़ा हुआ है तो जैसे कोस्टल एरियाज़ में इंडियंस को उसको यूज़ करने का भी राइट नहीं था। तो गांधी जी ने सॉल्ट को चूज़ किया। ये क्वेश्चन भी आता है गांधी ने सॉल्ट को ही क्यों चूज़ किया? अगर जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना था, उसके लिए इन्होंने कानून तोड़ना था, तो कानून तोड़ने के लिए तो कोई और भी कानून तोड़ सकते थे, बिगनिंग ही करनी थी, तो नमक को ही क्यों चुना इन्होंने कि नमक कानून को तोड़ के ही हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। उसने ये भी यहाँ पे भी अच्छा खासा दिमाग लगा के गांधी ने सॉल्ट को चूज़ किया था, क्योंकि जो सॉल्ट था वो इंडिस्पेंसेबल आइटम था, मतलब हर गृहस्थी में इसके बिना काम नहीं चल सकता था और लोगों को इसको बनाने का भी अधिकार नहीं था। जो अंग्रेज़ों ने एकाधिकार स्थापित कर रखा था वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गांधी जी को ऐसा लगा कि इसको टारगेट बना के सॉल्ट लॉ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो एंगर है उसको मैं मोबिलाइज कर सकता हूँ अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो फिर जो है ये वाला जब इन्होंने स्टेप लिया गांधी ने, इसमें लिखा है कि ये जो है इंडियंस के तो समझ में आ गया कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कि सॉल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ठीक है इसमें खूब बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स को ये बात समझ में नहीं आई थी कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और ना ही इरविन को। ये रहे इरविन स्क्रीन पे। गांधी ने इरविन को जो है एक नोटिस भी भेजा था कि अगर आपने हमारी ये डिमांड्स पूरी नहीं करी तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और मैं दांडी के लिए एक यात्रा करूँगा, फिर वहाँ जाके मैं नमक कानून तोड़ के मेरा मूवमेंट स्टार्ट करूँगा। लेकिन इरविन ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, सोचा कि कुछ नहीं होने वाला, वैसे भी जेल से निकल के आया था तो इतने सालों तक तो गुमनाम रहा, इनकी कोई नहीं सुनेगा। 12 मार्च 1930 को इन्होंने वहाँ से चलना स्टार्ट किया, साबरमती से अपने कुछ एक फॉलोवर्स को लेके ओशियन की तरफ चल पड़े और वहीं 3 हफ्ते बाद पहुँच गए। 10th की बुक में लिखा था 24 दिन बाद पहुँचे थे। यहाँ जाके इन्होंने एक थोड़ा सा सॉल्ट बनाया और इस तरीके से नमक बना के पानी उबालते ही जैसे वो नमक बन जाता है, तो जैसे ही इन्होंने नमक बना दिया तो एक तरीके से ये ब्रिटिशर्स की नज़रों में गांधी जी जो हैं क्रिमिनल हो गए कि जिन्होंने कानून तोड़ा है। क्रिमिनल कौन होता है? जो कानून तोड़ता है। और इसी दौरान जो है देश के दूसरे हिस्सों में भी पैरेलल सॉल्ट मार्च लोगों ने की, इनसे प्रेरणा लेके जो कोस्टल एरियाज़ में थे तो वो भी ऐसे ही ग्रुप बना के चल पड़े और जाके उन्होंने भी फिर जो है नमक वहाँ पे बनाया और कानून तोड़ा। इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है स्टार्ट हो गया था। आगे सोर्स 3 करके दे रखा कि सॉल्ट सत्याग्रह क्यों किया सिविल डिसोबीडियंस के बिगनिंग में।
क्यों जो सॉल्ट था वो एक सिंबल कैसे बन गया, कि जो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट करना है उस प्रोटेस्ट का सिंबल कैसे बन गया। तो उसके लिए गांधी जी लिखते हैं कि जो सॉल्ट टैक्स बनाया गया था, सॉल्ट लॉ बनाया गया था, वो बिल्कुल शैतानी तरीके से बनाया गया था। शैतानी तरीके से कैसे, कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम ही सारा सॉल्ट यूज़ करेंगे, किसी को टच करने का राइट नहीं है। नेचुरल बनता है सॉल्ट, लेकिन लोगों को, इंडिया के लोगों को उसको टच करने का अधिकार नहीं था। अगर कई जगहों पे जैसे ब्रिटिश ऑफिसर्स पहुंच नहीं पाते या उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो वो एक ऑफिसर अपॉइंट करते थे कि जा तू वर्कर्स को लेके जा और सारा सॉल्ट जो नेचुरली उधर बना हुआ है सी कोस्ट के आसपास सारे को डिस्ट्रॉय करवा दें। मतलब आप शेफर्ड्स को लेके जाओ, पशुओं को लेके जाओ, उनको पैसे दे देना, बोलना कि यहाँ पे बस 2-4 बार राउंड लगवा दो एनिमल्स का या बुलक्स का, तो ये जो सारा सॉल्ट जो नेचुरली बना हुआ है, अदरवाइज़ तो इसको लोग यूज़ कर लेंगे, पर अब ये रेत में मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये कोई शैतानी ही एक्टिविटी होगी ना, कि जो चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते तो दूसरों को भी नहीं करने देंगे। और इसी वजह से जो है गांधी जी ने एक वर्ड यूज़ किया इसके लिए, डॉग इन मेंजर पॉलिसी। ये जो सॉल्ट टैक्स वाला कानून इन्होंने बना रखा था, ये डॉग इन मेंजर पॉलिसी है। डॉग इन मेंजर का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते तो दूसरों को ये भी आप यूज़ करने के लायक नहीं छोड़ोगे। जो ब्रिटिशर्स नमक के मामले में इंडियंस के साथ करते थे। टन के टन जो है सॉल्ट को, जो है नमक को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। कोंकण कोस्ट में किया, दांडी में भी कर दिया था एक बार ब्रिटिशर्स ने। सॉल्ट के ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे, उनको स्पेशल सैलरी भी दी जाती थी। उनका काम यही होता था कि आसपास के एनिमल्स वगैरह वालों को हायर करो, उनसे जो नमक नेचुरली बना हुआ है उसको डिस्ट्रॉय करा दो। तो इस तरीके से जो इंडिया की नेशनल प्रॉपर्टी थी उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, और नेशनल एक्सपेंस पे, मतलब खर्चा भी देश देगा और देश का ही नुकसान, क्योंकि वो जो ऑफिसर अपॉइंट किया है उसको सैलरी भी तो हमारी पैसे से दी जाती थी। और इस तरीके से सॉल्ट को जो है लोगों के मुंह से छीना जा रहा था। तो गांधी जी के हिसाब से जो मोनोपोली थी, ये जो नमक के ऊपर जो इन्होंने एकाधिकार स्थापित कर रखा था, ये एक तरीके से चार तरह का कर्ज था, 4 तरह का श्राप था। सबसे पहला इसमें किस तरीके से श्राप था कि इसने लोगों को अपनी जो विलेज इंडस्ट्री है उससे वंचित कर रखा था, क्योंकि उनको सॉल्ट यूज़ करने का अधिकार नहीं है। नहीं तो वो भी जो कोस्टल एरियाज़ में लोग रहते हैं वो इस सॉल्ट को प्रिपेयर करके बेच सकते हैं, कमा सकते हैं पैसे। तो अब वो ये नहीं कर सकते, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, जो नेशनल प्रॉपर्टी है उसको ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तीसरा नुकसान, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी देश से ही खर्चा ले रहे हैं, मतलब ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे डिस्ट्रॉय करने के लिए, और उस ऑफिसर को सैलरी भी इंडिया से ही मिलेगी। चौथा नुकसान, और जो अंग्रेज़ लोग जिस सॉल्ट को यूज़ करते हैं उसको प्योरीफाई करके मार्केट में बेचते हैं, तो उसमें 1000% जो है गरीब लोगों से टैक्स ये ले रहे हैं। और नमक एक ऐसा आइटम है जो हर घर को उसकी ज़रूरत है। तो गांधी जी कहते हैं ये टैक्स अब तक सिर्फ इसलिए बचा हुआ था, अब तक इसलिए लागू था कि लोगों ने इसकी तरफ इंटरेस्ट नहीं दिखाई थी, जागृत नहीं थे। अब लोग जागृत हो गए हैं, टैक्स को अब जाना पड़ेगा, ये नहीं टिकेगा। और कितनी जल्दी ये टैक्स ख़त्म होता है, इसको अबॉलिश किया जाता है, वो डिपेंड करता है कि लोगों के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। आगे पेज नंबर 358 पे सोर्स फॉर दे रखा है, जिसमें लिख रखा है टुमारो वी शैल ब्रेक द सॉल्ट लॉ। ये 5 अप्रैल का गांधी जी का इसमें स्पीच दे रखा, जो दांडी पहुंचने के बाद उन्होंने स्पीच दिया था, जिसमें गांधी कहते हैं कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि जो अंग्रेज़ लोग हैं मेरे को यहाँ पहुंचने देंगे, उन्हें लगता था कि रास्ते में उनको गिरफ्तार कर लेंगे। फिर ये कहते हैं कि मैं जब साबरमती में था तब भी मेरे को ऐसी अफवाहें सुनने को मिली थी कि अंग्रेज़ मेरे को अरेस्ट करेंगे, पर उन्होंने नहीं किया। फिर भी मैंने सोचा कि मेरे लोगों को तो क्या पता ये दांडी तक पहुंचने दें, पर मेरे को नहीं पहुंचने देंगे। पर एट लास्ट मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। ये इस बात का सबूत है कि जो पीस और नॉन वायलेंस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, उसी के दम पे मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अब ये कहते हैं कि गांधी कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है इसके लिए अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकती है कि उन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचने दिया।
अगर हम ये कहते हैं कि सरकार के अंदर करेज नहीं था मेरे को गिरफ्तार करने का, तो इस तरीके से भी हम सरकार की तारीफ ही कर रहे हैं, क्योंकि सरकार में साहस इसलिए नहीं आया हमें गिरफ्तार करने का कि क्योंकि हम एक पीस की आर्मी हैं। तो वो ऐसे पीसफुल आर्मी को कैसे जो है गिरफ्तार कर सकते हैं वो। फिर गांधी जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई इंसान अगर ये सोचता कि मैं गलत काम करूँगा तो मेरा पड़ोसी जो है इसको डिसअप्रूव करेगा, तो अगर मन में ऐसा सोचता है इसका मतलब वो इंसान सभ्य है जो पड़ोसियों से डरता है। इसी तरीके से अंग्रेज़ों ने अगर मुझे गिरफ्तार नहीं किया वर्ल्ड ओपिनियन के डर की वजह से, तो इससे ये तो साबित होता है कि अंग्रेज़ जो है सभ्य लोग हैं। अदरवाइज़ जंगली लोगों को किसी भी ओपिनियन का डर नहीं होता। तो इस तरीके से हमें अंग्रेज़ों की तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचने दिया। फिर आगे इसमें दे रखा है कि गवर्नमेंट को हमें कंग्रेचुलेट करना चाहिए और कल हम जो है नमक कानून को तोड़ेंगे। सरकार इसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी, और पर अगर वो मुझे अरेस्ट भी कर लेते हैं या बाकी के सारे जो एमिनेंट मुख्य जो लीडर हैं गुजरात के अंदर उनको भी अगर अरेस्ट कर लेते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो मूवमेंट है वो इस विश्वास पे बेस्ड है कि जब पूरा देश जागृत हो जाता है तो उसको लीडर्स की ज़रूरत नहीं होती। मतलब हर इंसान अपने इंटरनल मोटिवेशन से इस लड़ाई को आगे जारी रखेगा। फिर आगे इसमें दे रखा है सोर्स के ख़त्म होने के बाद जो ऑफिशियली सैंक्शनड जो नेशनलिस्ट कैंपेन था वो कौन सा था, मतलब जो कांग्रेस ने प्लान बनाई और ये जो नमक वगैरह तोड़ने वाली जो प्लानिंग थी, इसके अलावा कई दूसरी जगहों पे भी लोगों ने प्रोटेस्ट किए अपने अपने तरीके से। लोगों ने जो है कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज को तोड़ना स्टार्ट कर दिया गांव में, और ट्राइबल पीपल ने, क्योंकि आपको पता कि फॉरेस्ट लॉज होते थे वो ट्राइबल लोगों को उनके अंदर फॉरेस्ट में जाने की मनाही थी या एक फिक्स पीरियड तक ही वो जा सकते थे, उनको लाइसेंस बनवाना पड़ता था। तो अब इन लोगों ने जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उन्होंने भी जो है कानून तोड़ा और वो जंगलों में उन्होंने एंट्री करी। फैक्ट्री वर्कर्स ने भी कानून तोड़े और उन्होंने भी हड़ताल कर दी। जो लॉयर्स थे उन्होंने कोर्ट में जाना छोड़ दिया, स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेजेस में जाना छोड़ दिया जो अंग्रेज़ों के द्वारा चलाए जा रहे थे उन स्कूल्स में। और 1920-22 की तरह गांधी ने लोगों को इनकरेज किया कि जो सभी तरह के लोग हैं जैसे पीजेंट, आर्टिसंस या जॉब करने वाले, सभी इन्होंने कोशिश की कि सभी जो हैं कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट अपना गुस्सा जाहिर करें अपने अपने तरीके से। अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स का फेवरेट काम है कि जितने भी उनको लगे रूल तोड़ रहे हैं तो उनको अरेस्ट कर लो। तो ड्यूरिंग दिस मूवमेंट 60,000 इंडियंस को अरेस्ट किया था और गांधी जी भी जो है इसमें अरेस्ट हो गए थे। गांधी की अगर हम दांडी वाली जो मार्च देखते हैं, दांडी मार्च देखते हैं जब ये दांडी गए थे अपने फॉलोअर्स के साथ, कि उसकी हमें कैसे रिपोर्ट्स मिले कि वाकई उस दौरान क्या हुआ था। तो इसमें लिखा है कि जो पुलिस ऑफिशियल्स होते थे वो सीक्रेट रिपोर्ट्स भेजते थे बना के और गांधी जी की सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते थे। तो अगर हम उन रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि ड्यूरिंग दिस मार्च क्या क्या हुआ था। इसमें गांधी जी की जो स्पीचेस थी जो रास्ते में वो लोगों को देते थे उनको जो है इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो गांधी ने बोला है वो ऐसे का ऐसा रिपोर्ट में लिख के भेजते थे। तो उससे हमें पता चलता है कि गांधी जी जो है लोगों को कैसे मोटिवेट कर रहे थे। एक रिपोर्ट में लिखा है कि गांधी जो है लोगों को कह रहे हैं कि तुम गवर्नमेंट जॉब छोड़ दो और जो है जो देश की आज़ादी के लिए जो संघर्ष चल रहा है उसको ज्वाइन कर लो। आगे पेज नंबर 359 पे लिखा है, एक विलेज है वासना, यहाँ पे गांधी जी कहते हैं जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको कि आप लोगों को सच में ऐसा लगता है कि आप स्वराज पाने के लिए घर से बाहर निकले हो तो आपको अनटचेबल्स की सेवा करनी चाहिए। सिंपली नमक कानून तोड़ने से आपको स्वराज नहीं मिलेगा। आपने जो गलतियां करी हैं पास्ट में, जो अत्याचार किए हैं अनटचेबल्स के ऊपर, आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख और पारसी जो हैं सबको यूनाइट होना पड़ेगा, आपसी धार्मिक भेदभाव मिटा के अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। पुलिस के जो जासूस होते थे
वो उनकी मीटिंग्स की रिपोर्ट बना के देते थे कि गांधी जी की मीटिंग्स में आदमी और औरत सभी जो है भारी संख्या में इकट्ठे होकर उनको ध्यान से सुनते हैं, और जो वॉलंटियर्स हैं वो भी दूर दूर के इलाकों से हज़ारों की संख्या में वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। और जो गांधी जी के फॉलोअर्स थे और जो वॉलंटियर्स थे उनमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे कुछ, तो जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब से इस्तीफ़ा दे दिया था और वो देश की सेवा में लग गए थे। एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वो लिखते हैं कि गांधी बिल्कुल शांत दिखते हैं, और लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वो स्ट्रेंथ गेन करते जा रहे हैं। जो सॉल्ट मार्च की जो प्रोसेस थी उसको हम और भी आगे जान सकते हैं। कुछ जो विदेशी मैगजीन्स थे या न्यूज़पेपर थे वो भी इसको रिपोर्ट कर रहे थे। एक फेमस मैगजीन थी अमेरिका की न्यूज़ मैगजीन टाइम, तो टाइम ने भी इनकी रिपोर्ट दी है, थोड़ी सी फनी तरीके से दे दी। इसमें लिख रखा है कि टाइम जो है सबसे पहले तो बिल्कुल शक कर रही थी गांधी जी के ऊपर और गांधी जी की सॉल्ट मार्च के ऊपर। उन्हें ऐसे लगता था कि पता नहीं ये अपनी मंजिल तक भी पहुंच पाएगा कि नहीं। इसने गांधी जी के प्रति अपनी नफरत व्यक्त करी, उनकी लुक्स का मजाक उड़ाया कि गांधी जी कैसे पतले से दिखते हैं, उनका स्पिंडली फ्रेम है बिल्कुल पतला सा, और स्पाइडरी लॉयन तो हो गई धोती, स्पाइडरी लेग्स के लिए यूज़ किया है कि उनकी जो धोती बांध रखी है और फिर नीचे लंबी लंबी टांगें दिख रही हैं वो स्पाइडर जैसी दिखती हैं। ये सूखा सा इंसान है, हमें नहीं लगता ये अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। और इसने टाइम मैगजीन ने ये भी क्लेम किया कि दूसरे दिन के अंत तक जो है गांधी जी कोलैप्स कर जाएंगे, गिर जाएंगे, वो आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर ही टाइम मैगजीन के जो सारे विचार थे वो चेंज हो गए। फिर उन्होंने इनकी तारीफ करनी स्टार्ट करी। लिखा कि जिस तरीके का पॉपुलर सपोर्ट जिस मार्च में गांधी को मिल रहा है इसने अंग्रेज़ों को चिंतित कर दिया है, दुखी हो गए अंग्रेज़ लोग। अब टाइम मैगजीन ने गांधी जी को सैल्यूट किया, बोले अरे ये तो संत है, ये तो राजनीतिज्ञ है, इसने तो अंग्रेज़ों के ही जो क्रिश्चियनिटी का जो मेन डिवाइस है नॉन वायलेंस, उसको ये क्रिश्चियंस के ही खिलाफ यूज़ कर रहा है। पेज नंबर 360 पे सोर्स 5 दे रखा है, द प्रॉब्लम विद सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड थी भीमराव अंबेडकर जी की। हमने सुना होगा भीमराव अंबेडकर का नाम, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लंदन में हुई थी, और वहाँ पे ये बहस हुई थी कि जब नया कानून बनाएंगे वो इंडिया के लिए, उसमें जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट होता है उसमें किसी भी एरिया में जैसे वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग हैं उनको अलग से जो है सीट रिजर्व करी जाएगी, उसमें वो ही लोग जो डिप्रेस्ड क्लासेस के हैं उन्हीं में से कोई इलेक्शन के लिए खड़ा होगा और डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग ही उसके लिए वोट करेंगे। मतलब एक तरीके से ये बहुत नेगेटिव कॉन्सेप्ट थी जो देश को कई हज़ारों टुकड़ों में बांट देती। तो उसमें जो भीमराव अंबेडकर थे वो उसके फेवर में थे कि हमें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, पर गांधी के इसमें विचार दे रखें, गांधी जी जो है इसके अगेंस्ट थे। गांधी ने अच्छी खासी अपने पॉइंट बताए कि मैं इसके अगेंस्ट क्यों हूँ। तो गांधी ने बोला कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ना, इनटचेबल्स को हमेशा के लिए अनटचेबल बना के रख देगी। अगर आप चाहते हो कि उनको इक्वालिटी मिले, अनटचेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो, तो उसके लिए आपको जो हमारे बीच में ये जो एक डेविलिश बार है, जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट वाली जो दीवार है, आपको उसको गिराना पड़ेगा। और जब अगर वो दीवार गिर गई तो फिर आपको सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्यों चाहिए? मतलब इक्वालिटी तो तभी आएगी ना जब ये अनटचेबिलिटी के थोड़े बहुत भी नामो निशान ना छोड़ो, आप उनको हमेशा के लिए अनटचेबल बना रहे हो कि आपके सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे। तो इस तरीके से गांधी जी ने जो है अपने पॉइंट्स रखे थे। आगे पेज नंबर आगे 3.2 करके इन्होंने डायलॉग्स दे रखे हैं। इस डायलॉग में ये बता रखा कि सॉल्ट जो मार्च थी
वो 3 रीजंस की वजह से इम्पोर्टेंट थी। सबसे पहले तो गांधी जी जो है इसमें वर्ल्ड अटेंशन गांधी जी को मिली, क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स भी उसको रिपोर्ट कर रहे थे और इंडियन न्यूज़पेपर्स भी उनकी जो एक्टिविटी थी उसको रिपोर्ट करते थे डेली। ये दूसरी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये पहली नेशनलिस्ट एक्टिविटी थी जिसमें औरतों ने हिस्सा लिया था। गांधी जी के मूवमेंट में औरतों को भागीदारी देने के लिए एक सोशलिस्ट वर्कर थी, उनका नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय। उन्होंने गांधी जी को मनाया था कि औरतों को भी एंट्री मिले, तो गांधी जी ने दे दी थी। तो ये भी इसका एक दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तीसरी ये थी कि इसी मूवमेंट के बाद अंग्रेज़ों ने ये रियलाइज़ कर लिया कि उनका जो राज है इंडिया के अंदर ख़त्म होने वाला है और उनको इंडियंस के साथ कुछ ना कुछ पावर शेयर करनी पड़ेगी। सारी पावर्स वो अपने हाथों में नहीं रख सकते। अब ये रियलाइज़ करते हुए कि सारी पावर्स हम अपने हाथों में नहीं रख सकते और कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हैं लंदन में हुई थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की फ़ोटो आपकी बुक में दी हुई थी। तो उसमें ये लोग बैठ के इंडिया के इम्पोर्टेंट लीडर्स को हम बुलाया जाता था और डिस्कस कराया जाता था इंडिया का कोई किस तरीके से जो है हम पावर शेयरिंग कर सकते हैं, इंडिया के अंदर कोई रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना सकते हैं या ऐसे। तो 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस थी, फर्स्ट जो मीटिंग थी नवंबर 1930 में हुई थी। इसमें कोई भी खास फेमस इंडियन लीडर नहीं गया था, तो इस वजह से इसमें कोई कंक्लूजन भी नहीं निकाल पाए कि हमें इंडिया के लिए क्या करना चाहिए। फिर क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी को जेल में डाल रखा था, फिर अंग्रेज़ों को लगा कि ये जेल में पड़ा है, ये वहाँ नहीं जाएगा तो कोई मेन डिसीजन भी नहीं लिया जाएगा। तो फिर जो है गांधी जी को जेल से रिलीज़ किया गया 1931 में। और उसके बाद गांधी जी ने इरविन के साथ, ये जो स्क्रीन पे फ़ोटो दिख रही है ये इरविन है, लॉर्ड इरविन, तो इनके साथ काफ़ी सारी बातें करी, मीटिंग्स की, और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया, एक गांधी इरविन पैक्ट साइन किया। गांधी इरविन समझौते के नाम से उसको जाना जाता है, जिसमें ये पॉइंट लिखे गए थे। सबसे पहला पॉइंट ये था कि गांधी जो है अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर देंगे और इसके बदले में जितने भी इंडियन प्रिजनर्स हैं उन सबको छोड़ दिया जाएगा, और जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग है, नमक बनाने का जो अधिकार है वो लोगों को दे दिया जाएगा। गांधी ने और गांधी जो है कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए लंदन जाएंगे। तो ये पैक्ट साइन कर लिया। इसके बाद कांग्रेस के जो बाकी के लीडर थे उन्होंने इसको खूब क्रिटिसाइज़ किया जम के गांधी जी को। बोले क्या ये साइन कर लिया, इतने दिन से मूवमेंट चला रहे थे, सिंपली नमक बनाने का राइट मिला है और इन्होंने कोई प्रॉमिस तक की नहीं कि आपको फ्रीडम देंगे, पूर्ण स्वराज से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला हमें। तो क्रिटिसिज्म भी हुआ पर साइन कर दिया और गांधी जी लंदन में गए सेकंड राउंड टेबल को अटेंड करने के लिए। और वहाँ पे भी ये इशू हो गए थे। गांधी जी जो अपने आप को कह रहे थे कि आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑल इंडिया, तो ये जो क्लेम था उसको चैलेंज किया गया। मुस्लिम लीग ने किया, बोले मुस्लिम्स को तो हम कर रहे हैं रिप्रेजेंट। अम्बेडकर गए हुए थे डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ से, बोले मैं तो उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नॉट गांधी। फिर प्रिंसेस के जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे वो भी बोले कि कैसे गांधी क्लेम कर सकते हैं, प्रिंसली स्टेट्स को तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाला भी उधर ही मुद्दा उठा था। तो ये जो कांग्रेस की ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये भी इनकन्क्लूसिव रही, कोई खास कंक्लूजन नहीं निकाल पाए थे। और गांधी जो है उसके बाद इंडिया में आ गए और आके देखा सब कुछ उजड़े हुए वीरान की तरह इधर पड़ा हुआ था। फिर आके इन्होंने जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा से स्टार्ट किया। अब तक लोगों का जोश ख़त्म हो चुका था और इसी वजह से जो है ये सिविल डिसोबीडियंस एक नेचुरल डेथ इसको मिली थी कि स्लोली एंड स्लोली लोगों ने बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया, फिर ये ख़त्म हो गया। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरह नहीं था कि उसमें कोई घटना हो गई गांधी ने बंद कर दिया, ऐसा नहीं था। फिर एक उस टाइम इरविन की बजाय अब एक और वाइसरॉय आ गया था, लॉर्ड विलिंगडन। वो जो है बिल्कुल भी गांधी जी से सिंपैथी नहीं रखता था, उनको गांधी जी से
बिल्कुल नफ़रत थी। वो डिस्क्राइब करते हैं अपनी बहन को, एक उन्होंने लेटर लिखा था जिसमें वो बताते हैं कि मतलब उनको कितनी गांधी से नफ़रत है। उसमें कहते हैं कि मेरी बहन, ये दुनिया बहुत सुंदर होती अगर इसमें गांधी ना होता तो। फिर आगे बताते हैं गांधी के बारे में, कहते ये गांधी कहता तो ये है कि मेरा तो हर एक्शन गॉड से इंस्पायर्ड है, लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है कि इसका हर एक्शन जो है पॉलिटिकल फ़ायदे से इंस्पायर्ड है। गॉड वाला इसमें कुछ नहीं है, पर ये कर भी क्या सकता है, ये अंधविश्वासी लोगों के बीच में रहता है और जो इसको बहुत ज़्यादा होली पवित्र मानते हैं। फिर 1935 में एक नया एक्ट बन के आया, पास किया, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जाना जाता है। और इसमें प्रॉमिस किया कि आपको इंडिया के अंदर जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हम बनाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब है कि हम इंडिया में इलेक्शन कराएंगे प्रोविंशियल लेवल पे, और उन इलेक्शंस में जो है आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजना और फिर वो आपके स्टेट के लिए कुछ पॉलिसीज़ वगैरह बनाया करेंगे। ऑफ़र बहुत अच्छा था। तो लेकिन इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, इसमें रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्शन में वोट देने का अधिकार दिया था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में सबको वोट देने का अधिकार होता है इक्वली, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। जैसे ना आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, आप अमीर हो या गरीब हो, सबको राइट टू वोट है। पर रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज में कुछ एक लोगों को इन्होंने राइट दिया था जो टैक्स वगैरह देते थे सरकार को, और 1937 में फिर इलेक्शंस करवाए थे। और इन इलेक्शंस में कांग्रेस को जो है बहुत भारी मात्रा में सीटें मिली थी। टोटल 11 स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे और 8 स्टेट्स में कांग्रेस को पूरी मेजॉरिटी मिली थी। इसमें कांग्रेस ने अपने चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए जो गवर्नर के अंडर जिनको काम करना था। आपकी बुक में लिखा है गवर्नमेंट ने कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर बने स्टेट्स में। ये सिर्फ टर्म यूज़ करी गई प्राइम मिनिस्टर। स्टेट में जो हेड होता था, जो इलेक्शंस के बाद जो उसको चुना, वो चीफ मिनिस्टर था की तरह होता था, और उसके मिनिस्टर्स होते थे, कैबिनेट होती थी, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, और ये सारे एक जो स्टेट गवर्नर होता था जो ब्रिटिश होता था, उसके अंडर ये स्टेट के लिए काम करते थे, पॉलिसीज़ वगैरह बनाते थे। लेकिन 2 साल बाद ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद इन्होंने जो काउंसिल मिनिस्टर्स थे इन सब ने इस्तीफे दे दिए थे। आपकी बुक में तो ये लिख रखा कि गांधी और नेहरू जो हैं हिटलर और नाजी के ख़िलाफ़ थे, तो इसलिए ये चाहते थे कि अगर इंडिया को ब्रिटिशर्स प्रॉमिस करें कि आपको आज़ादी दे देंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो अंग्रेज़ों ने ये मानी नहीं, तो इन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए जो है काउंसिल मिनिस्टर्स ने इस्तीफे दे दिए। पर मैं आपको बताती हूँ सच्चाई क्या थी। सच्चाई ये थी कि अंग्रेज़ों ने इंडिया को वॉर पार्टी डिक्लेयर कर दिया था बिना किसी काउंसिल्स की परमिशन के। तो इन्होंने ये बोला कि आपने हमसे पूछे बिना क्यों डिक्लेयर कर दिया। उसका प्रोटेस्ट करते हुए इन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया था। तो आगे इसमें लिख रखा कि 1940-41 में कांग्रेस ने इंडिविजुअल सत्याग्रह किया और रूलर्स को प्रेशराइज करने की कोशिश करी। इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या था वो आपको बता देती हूँ। इंडिविजुअल सत्याग्रह में एक बंदे को चुना जाएगा, वो जाके एक चबूतरे पे खड़ा होकर स्पीच देगा और अपनी गिरफ्तारी देगा ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज़ों के खिलाफ वो बोलेगा। तो इस तरीके से फिर उसके बाद दूसरा इंडिविजुअल सत्याग्रही जाके बोलेगा। तो क्योंकि इंडिविजुअल इसमें जाता था स्पीच देने के लिए, इसको इंडिविजुअल सत्याग्रह इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें एक इंडिविजुअल को चुना जाता था जो जाके अंग्रेज़ों के खिलाफ स्पीच देगा और फिर अपनी गिरफ्तारी देगा। तो इस तरीके से फिर जब उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, किसी दूसरे व्यक्ति को वो स्पीच के लिए चुनेंगे। तो जो सबसे पहले जो व्यक्ति चुने गए थे, जो फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही थे, वो आचार्य विनोबा भावे जी थे। आगे इसमें लिख रखा कि 1940 में मुस्लिम्स ने भी जो है मुस्लिम लीग की एक मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया कि हम पाकिस्तान को क्रिएट करेंगे और उसके लिए उसकी डिमांड के लिए अब हम एक्शन लेंगे। अब इंडिया की जो पॉलिटिकल लैंडस्केप थी वो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। इसके अंदर अब कोई इंडियन वर्सेस ब्रिटिश वाली बात नहीं थी। अब यहाँ पे डायरेक्टली कांग्रेस, लीग और ब्रिटिश, ये तीन थे जो स्ट्रगल कर रहे थे पावर गेन करने के लिए। ब्रिटेन की आगे इन्होंने बता रखी है पॉलिटिकल लैंडस्केप, वो भी थोड़ा सा विचित्र था। उस टाइम इंग्लैंड के अंदर जो है
कोई सिंगल पार्टी गवर्नमेंट नहीं थी, एक ही मल्टी पार्टी गवर्नमेंट थी। जैसे इंडिया के अंदर आपने कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा होगा कि जब इलेक्शंस हों और किसी एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी ना मिले तो 2-3 पार्टियां मिलके सरकार बनाती हैं, उसको कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो इंग्लैंड के अंदर उस टाइम कोलिशन गवर्नमेंट थी। प्राइम मिनिस्टर थे ये विंस्टन चर्चिल, और लेबर पार्टी भी थी वहाँ पे। तो लेबर पार्टी के जो मेंबर थे पार्लियामेंट में वो इंडिया से सहानुभूति रखते थे, लेकिन जो विंस्टन चर्चिल था, जो प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम वहाँ का, वो कम्प्लीटली इंडिया को फ्रीडम देने के अगेंस्ट था, और वो उनको एक डाई हार्ड इम्पीरियलिस्ट माना जाता है। डाई हार्ड इम्पीरियलिस्ट का मतलब है कि जिनका ये विश्वास हो कि अंग्रेज़ों का साम्राज्य और भी ज़्यादा फलना फूलना चाहिए, किसी भी तरीके से हमारे साम्राज्य में से कोई भी देश को आज़ादी ना मिले। तो उनका एक डायलॉग आपकी बुक में दे रखा है जिसको मैं पढ़ना चाहूँगी। उन्होंने ये बोला था कि मेरे को फर्स्ट मिनिस्टर, मतलब मेरे को प्राइम मिनिस्टर इसलिए थोड़ा ही अपॉइंट किया गया है कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो रहा और मैं उस पर साइन करूं, मतलब मैं किसी भी तरीके से इंडिया को आज़ादी देने वाले डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करूंगा, क्योंकि उसका मतलब है मेरे साइन की वजह से ब्रिटिश साम्राज्य का एक टुकड़ा टूट गया। लेकिन फिर कुछ जो इनके करीबी थे उन्होंने इनको कन्विंस किया, और उसके बाद चर्चिल 1942 में मान गए कि आप स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स को भेजो, और उधर जाके जो है ये गांधी से और कांग्रेस लीडर से बात करे, शायद कुछ बात बन जाए, वो अपनी परमिशन दे दें इसको वॉर को, जैसे इंडिया को वॉर पार्टी बना रखा था। और उस टाइम इंडिया के सोल्जर्स अंग्रेज़ों के लिए लड़ रहे थे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में। ये तो सिंपली एक वर्ल्ड ओपिनियन के डर से उनको भी परमिशन तो लेनी पड़ेगी कि इंडिया अपनी इच्छा से जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। ये क्रिप्स मिशन नहीं था, ये सिर्फ स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स को अकेले भेजा गया था इधर बात करने के लिए। उसने बातें करी लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला, ये टॉक्स जो है ख़त्म हो गई। फिर इधर कांग्रेस ने थोड़ा सा और ऑफर दिया कि अगर वो चाहते हैं कि हम इस वॉर को सपोर्ट करें तो उसके लिए जो वायसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो डिफेंस मेंबर है वो एक इंडियन होना चाहिए। अगर आप हमारी ये डिमांड मान लेते हो तो हम जो है इसको वॉर को परमिशन दे देंगे। आगे पेज नंबर 363 करके दे रखा है इन्होंने, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट किया था गांधी जी ने। उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ये गांधी जी का तीसरा और सबसे मुख्य मूवमेंट था। हिंदी में इसको भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में क्विट इंडिया मूवमेंट, जो 1942 में अगस्त के मंथ में स्टार्ट हुआ था। इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। गांधी को तो तुरंत जेल हो गई थी, गांधी को ही नहीं, अंग्रेज़ों ने इस बार थोड़ी सी और ज़्यादा समझदारी से काम लिया। सोचा कि जब लोग भड़क जाएं और उसके बाद इनको गिरफ्तार करने का फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए उन्होंने जैसे इन्होंने डिक्लेयर किया था कि कल से हम क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले दिन ही गांधी को और बाकी के सारे मुख्य जो लीडर थे पकड़ के जेल में डाल दिया। अब यंगर एक्टिविस्ट इनके बचे हुए थे, उन्होंने ही जगह जगह पे जो तोड़ फोड़ की जो एक्टिविटीज़ थी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो हुई थी, उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज़ किया था। और कुछ ऐसे भी लीडर थे जो अंडरग्राउंड होके लोगों को गाइड कर रहे थे, जैसे जयप्रकाश नारायण जो कांग्रेस के सोशलिस्ट मेंबर थे। वो इंडिपेंडेंट कई जगहों पे तो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट भी इन्होंने घोषणा कर दी थी इंडियंस ने। दो एग्जाम्पल दे रखे हैं कि वेस्टर्न साइड में सतारा में और ईस्टर्न साइड में मेदिनीपुर में इन्होंने अपनी ही सरकार घोषित कर दी। जैसे इस इलाके में हमारा ही कलेक्टर होगा, डीसी होगा और हमारे ही ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे और हम ही सारे डिसीजंस लेंगे, इसको कहते हैं अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर देना। अब ब्रिटिशर्स ने भयानक रूप से रिप्रेसिव तरीके से जो है इसको रिस्पॉन्स किया और उन्होंने जो है जैसा कि उनका फेवरेट काम था पीटना, छेतना, लोगों को जेल में डालने वाली एक्टिविटीज़ जम के की। फिर भी 1 साल लग गया उनको रिवोल्ट को सप्रेस करने में। क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर जो है जेन्युइनली जो है लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लाखों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और यूथ तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक था
उन्होंने तो स्कूल कॉलेजेस को छोड़ दिया था सिर्फ इसलिए कि वो भी देश के लिए जेल में जाना चाहते थे। जब कांग्रेस लीडर्स जेल में थे इस मूवमेंट के दौरान, तब जो मोहम्मद अली जिन्ना था, जिन्ना का आपने नाम सुना होगा, जिनको फाउंडर ऑफ पाकिस्तान माना जाता है, क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, तो जिन्ना ने और मुस्लिम लीग ने जो है काफ़ी काम किया पेशेंटली और अपना प्रभाव जो है कुछ इलाकों में बढ़ा लिया। इन्हीं दिनों के दौरान जो है लीग ने पंजाब और सिंध प्रोविंस के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। पहले इसको यहाँ पे कोई नहीं पूछता था, लेकिन अब क्योंकि मेन कांग्रेस लीडर तो जेल में है, तो इन्होंने लोगों को कन्विंस किया अपने भाषण वगैरह देके, क्योंकि मुस्लिम भी ऐसे लोग थे जो सिर्फ कांग्रेस और गांधी में विश्वास रखते थे। इनको ऐसे सोचते थे कि ये तो ऐਵੇਂ ही बोलते रहते हैं, अब मुस्लिम लीग में कोई दम नहीं है। पर अब इन्होंने अपनी वहाँ पे जगह बनाई मुस्लिम लीग ने। अब जून 1944 में गांधी को जेल से रिलीज़ कर दिया गया था। पेज नंबर 364 पे दे रखा आगे कि इसी साल 1944 के एंड में गांधी ने जिन्ना से काफ़ी बातें करी कि शायद कुछ बात बन जाए और जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो गैप है वो मिट जाए और ये पाकिस्तान की डिमांड करना बंद कर दें। 1945 में लेबर गवर्नमेंट आ गई इंग्लैंड के अंदर। जैसा कि मैंने बताया था, लेबर पार्टी के जो लोग थे उनको इंडिया से सहानुभूति थी, और जो इटली थे उन्होंने इलेक्शन से पहले डिक्लेयर भी कर दिया था कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ तो इंडिया को हम आज़ादी देंगे। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव स्पीच देते हुए ये बोला था कि इंडिया को 1948 से पहले हम आज़ादी दे देंगे, बशर्ते कि हमें ये पता चले कि इंडिया में कौन लीडर है, इंडिया का दावेदार, किसके हाथों में पावर सौंपनी है। कोई मुस्लिम्स का दावेदार है, कोई हिंदूज का, तो पहले इंटरनल मैटर उनके सॉर्ट आउट हो जाएं तो हम जो है पावर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इस दौरान लॉर्ड वेवल जो इंडिया के वायसरॉय थे, उन्होंने भी कोशिश करी मुस्लिम लीग से और कांग्रेस से बातें करके इनकी जो दूरियां हैं उसको ख़त्म करके एक समझौते पे पहुंचा जाए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। असल में फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ कि जब भी कोई भी डिसीज़न होने वाला होता तो जो मुस्लिम लीग के जो लीडर थे वो अपनी टांग अड़ा देते और वो उससे सहमत ही नहीं होते थे, क्योंकि उनकी तो एक डिमांड थी कि पहले पाकिस्तान के लिए हाँ करो, उसके बाद कोई भी बात हम मानेंगे। अर्ली 1946 में इलेक्शंस हुए थे प्रोविंशियल लेवल के। इसमें कांग्रेस ने सारी जो जनरल कैटेगरी वाली सीट्स थी वो सारी जीत ली। लीग ने भी मुस्लिम मेजोरिटी वाली जो थे वहाँ पे मुस्लिम्स के लिए जो सीट रिजर्व करी थी वो सारी मुस्लिम लीग ने जीत ली। अब ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन कंप्लीट हो गया, मतलब हिंदू मुस्लिम की बात तो हो रही थी, पाकिस्तान की बात हो रही थी, पर जब इलेक्शंस में भी मुस्लिम वाले इलाकों में मुस्लिम जीत गए और जो जनरल कैटेगरी है वहाँ पे कांग्रेस जीत गई, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि ये दो पार्टियां हैं और इनके फॉलोवर्स हैं। कम्प्लीटली मतलब साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में दूरियां हैं। फिर एक कैबिनेट मिशन इंडिया के अंदर भेजा गया 1946 में, लेकिन ये भी फेल हो गया। लीग और कांग्रेस को मना नहीं पाए। इसने ऑफर दिया था कि इंडिया को एक फेडरल सिस्टम इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें वो पूरे इंडिया को यूनाइट रखेगा। बस जो मुस्लिम मेजोरिटी और हिंदू मेजोरिटी एरियाज़ हैं उनको ऑटोनॉमी दे देंगे, पर वो सारे इंडिया के रूप में ही यूनाइटेड रहेंगे। पर ये वाला भी फ्लॉप हो गया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने तो हाँ करनी ही नहीं थी जब तक ये सेंटेंस नहीं लिखोगे टॉप पे कि पाकिस्तान अलग बना दिया जाएगा। फिर जब ये बातें ख़त्म हो गई तो टूट गई थी, फेल हो गई थी। फिर जिन्ना ने जो है सबसे गंदा काम किया और इसने डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट करने के लिए बोला लोगों को कि डिमांड जो थी हमारी पाकिस्तान की वो ये पूरी नहीं कर रहे, तो इसलिए हम 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे। डायरेक्ट एक्शन डे में इन्होंने दंगे करने स्टार्ट कर दिए थे। फिर आप समझ सकते हो जहाँ पे भी इन्होंने मुस्लिम्स थे इन्होंने स्टार्ट किया दंगे, तो फिर हिंदूज भी आ गए, तो ये एक बहुत ही लार्ज स्केल पे जो है रॉयट्स दंगे वहाँ पे स्टार्ट हो गए थे इंडिया के अंदर। ये जो हिंसा थी ये बंगाल में फैली, फिर बिहार में,
फिर उत्तर प्रदेश में और पंजाब में और ऑल ओवर इंडिया में फैल गई थी, जो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मार रहे थे। कुछ इलाकों में मुस्लिम्स ने बहुत सफ़र किया और कुछ इलाकों में हिंदूज़ ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। 1947 में वेवल को रिप्लेस कर दिया गया लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। मतलब अब लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया कि आप इंडिया में जाओ और जो है आई एम जस्ट लुकिंग फॉर माउंटबेटन्स फ़ोटो, कि उन्होंने बोला कि आप इंडिया में जाओ और जाके ये जो प्रॉब्लम है कि पावर जो है किसके हाथों में देनी है, ब्रिटिशर्स के देनी है कि मुस्लिम्स के देनी है कि कांग्रेस को देनी है, कि मतलब क्या सिस्टम है। कि ये जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये बहुत ही ज़्यादा एक स्किलफुल इंसान के रूप में इनको जाना जाता था। इंटेलिजेंट थे, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स थे और ये काफ़ी सारी अचीवमेंट्स इन्होंने पहले से कर रखी थी। तो इनके सारे गुणों को देखते हुए इनको यहाँ पे भेजा था कि आप जो है अपने सारी इस्तेमाल करते हुए गुणों को शायद जो इंडिया की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम उसको आप सॉल्व कर पाओ। तो वो यहाँ पे आए, उन्होंने खूब बातें करी इंडियन लीडर्स के साथ, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकला। फिर लास्ट में उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इंडिया को आज़ाद कर देंगे हम, लेकिन इंडिया को डिवाइड होना पड़ेगा। 15 अगस्त का दिन निर्धारित किया और उस दिन जो है ट्रांसफ़र कर देंगे हम पावर, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स पूरी आज़ादी हम इंडिया को दे देंगे। पर इंडिया अब नाउ डिवाइडेड होगा, एक पाकिस्तान और एक इंडिया के रूप में। पाकिस्तान की जो पावर है मुस्लिम लीग के लीडर्स को दे देंगे और इंडिया की जो पावर हम कांग्रेस के लीडर्स के हाथों में थमा देंगे। जब देश आज़ाद हो गया तो अलग अलग हिस्सों में इसको खूब सेलिब्रेट किया गया। दिल्ली के अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई सुबह सुबह, तो उन्होंने भी गांधी जी की जय जयकार से, गांधी जी की तारीफ़ों से ये मीटिंग स्टार्ट करी थी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाहर भी जो है लोग खड़े होकर गांधी जी की जय के नारे लगा रहे थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो असेंबली थी जिसको पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो मेंबर्स थे उनको इलेक्ट किया गया था और वो संविधान की रचना करने के लिए इसको इलेक्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन इसने बनाया था, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। आगे गांधी की डेथ वाले डेज़ को डिस्क्राइब किया गया है, द लास्ट हीरोइक डेज़। इसको हम सेकंड पार्ट में करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।